Hey everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहाँ मिलती है हमें absolutely free education। चाहे हम किंडरगार्टन की बात करें, क्लास 12th की बात करें या हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट जी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज लाइक स्पोकन इंग्लिश, ये सब आपको मिलता है एब्सोल्युटली फ्री, दैट टू द कंटेंट क्रिएटेड बाय द बेस्ट ऑफ द टीचर्स। यस, डू वी अग्री, yes or no? Yes, right? So on this happy note, we are going to start with class 9th English Magnet Brains sample paper solutions. We have already covered 7 sample papers and now it's time to start with the 6th. अब देखो, हर पर्टिकुलर पेपर में यू हैव गॉट डिफरेंट क्वेश्चंस, तो आप मान के चलो कि अभी तक आप कितने पैसेजेस कर चुके हो। सिर्फ 10 अनसीन पैसेजेस तो आपके प्रिपेयर हो ही चुके हैं, क्योंकि हर पेपर में आपके पास 2 पैसेज होते हैं, देन यू हैव गॉट ऑप्शंस, राइट? सो वी हैव प्रैक्टिस्ड फॉर 10 अनसीन पैसेजेस, देन वी हैव प्रैक्टिस्ड फॉर ऑलमोस्ट 20 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड सो ऑन, विच मीन्स दैट यहाँ पे एक तरीके से आप ये मान के चलो हर पर्टिकुलर चैप्टर का हर क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं थ्रू दिस प्रैक्टिस। ठीक है, नॉट ओनली दैट, वी आर ऑल्सो कवरिंग ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन। सो आई एम श्योर दैट यू आर लिटरली एंजॉइंग दीज सेशंस। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सैम्पल पेपर 6। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड प्रीवियस ईयर्स के पेपर, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस पूरे खत्म हो चुके हैं, नाउ वी आर ऑन सैम्पल पेपर्स। सबसे पहले विल स्टार्ट विद जनरल इंस्ट्रक्शंस। सो जस्ट लाइक जो सीबीएसई का क्लास 10th का पेपर अभी रिलीज हुआ है, उन्हीं लाइंस में वी हैव रिलीज्ड पेपर फॉर क्लास 9। द पेपर इज गोइंग टू बी फॉर 3 hours, 80 marks, 3 sections. Section 1 would be your reading comprehension, where you will get 2 unseen passages. Section B would be your writing and grammar part, where you will have different questions, internal choices रहेंगे, and then section C would be your literature part. This first 15 minutes that you're getting, so you're not supposed to start writing answers. आपको करना क्या है, इसमें आपको अपना पेपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनालाइज करना है, दैट आप कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना चाहते हो। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। क्यों? क्योंकि जब अगर आपने कोई डिफ़िकल्ट सेक्शन ले लिया या अगर आपने कोई ऐसा सेक्शन लिया जिसमें आपको सोचना बहुत पड़ रहा है, तो आप उतना टाइम अपना वहाँ पे वेस्ट कर रहे हो। तो जो सेक्शन आपको बहुत अच्छे से आता है, पहले उससे स्टार्ट करोगे, एंड देन सेकंड बेस्ट, एंड देन यू विल स्टार्ट विद द थर्ड सेक्शन। आर वी क्लियर विद दिस? चलिए, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेक्शन ए, द रीडिंग पार्ट। यहाँ आप क्लास 9 में हो तो आप बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल पैसेजेस तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे पैसेजेस आपको इजी आएंगे, लेंदी आ सकते हैं। स्पेशली जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स होते हैं वो बहुत इजी होते हैं कंपेरेटिवली। लाइक अगर कभी कभी ऐसा होता है कि फैक्चुअल में कुछ डिफिकल्ट पैसेजेस फंस जाते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है हमारा तरीका, मैं आपको हर बार बताती हूँ। व्हेन यू आर रीडिंग अ पैसेज, सो आपको पता चल जाता है ये पैसेज किस बारे में है। सबसे पहले पॉइंटर्स बना लो, वो पैसेज किस बारे में है वो लिख लो। कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, ईडियम आता है, फ्रेज आता है, आपको ऐसा लगता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप उसको अंडरलाइन कर लो। हर पैसेज जो है एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में होता है, मतलब उसमें जो है एक पर्टिकुलर पैरामीटर डिस्कस किया जाता है। सो आपको बस ये करना है कि हाँ, इसमें जैसे कि ये डिटेल्स दिए हुए, इसमें लोकेशन के बारे में बात करी है, इसमें कि क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं या डिसएडवांटेजेस होते हैं। आई एम जस्ट रीडिंग आउट लाउड राइट नाउ, सो आई एम जस्ट गिविंग यू सर्टेन एग्जांपल्स। इस तरीके से आप लिख सकते हो। आर वी क्लियर विद दैट? थर्ड थिंग, कोई भी अगर कोई एक पर्टिकुलर डेट दी है, कोई एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है, कोई जगह का नाम दिया हुआ है, उसको भी अंडरलाइन कर लो। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन में उस चीज़ को के बारे में कुछ भी पूछा जाता है, यू वुड बी वेरी इजीली एबल टू रिलेट कि हाँ वो कहाँ पे था। Are we clear? Shall we start? चलिए। So, do you know that some people don't do their assignments? So, this is about assignments. As of now, this is what I feel. ठीक है? So, आपको पता है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, अपने रीडिंग असाइनमेंट्स नहीं करते हैं। रीडिंग असाइनमेंट्स, जैसे अगर आपको बोला गया कि ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आना, how many of you really do that? Like suppose you are reading a novel and your teacher has asked you to complete the first 10 pages. Do you really do that or you just skip? So कुछ होते हैं बच्चे who do not do their reading assignments. It's shocking but it's true. ये बहुत ही shocking बात है कि वो अपना reading assignment नहीं करते, लेकिन ये सच है। Some students don't even read short texts that are assigned to them in class.
कुछ बच्चे जो होते हैं, जो छोटे छोटे टेक्स्ट होते हैं, जो टीचर बोलती है नाउ स्टार्ट रीडिंग, वो भी रीड नहीं करते हैं। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस, और इसके काफ़ी सारे रीजन्स हैं। दे मे बी डिस्ट्रैक्टेड और बोर्ड। पहला रीज़न क्या बताया है यहाँ पे कि या तो वो डिस्ट्रैक्टेड होंगे, जैसे टीचर ने बोला ओके नाउ यू रीड नेक्स्ट, वी डू नॉट नो कि टीचर पढ़ कहाँ रही थी, उसमें क्या होता है सिर्फ पनिशमेंट मिलता है, पढ़ना पड़ता नहीं है। और दे आर बोर्ड बिकॉज दे हैव ईदर ऑलरेडी रेड इट और दे आर नॉट इन टू इट। दे मे बी विलिंग टू फोकस, दे मे बी अनविलिंग टू फोकस। कभी कभी हम ढीठ हो जाते हैं, हमें लगता है नहीं हमें करना ही नहीं है फोकस, हम क्यों करें। दे मे बी अनकॉन्फिडेंट रीडर्स, कभी कभी ये भी होता है, मोस्टली इनफैक्ट ये होता है, जो एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको लगता है कि इफ़ दे वुड रीड, और अगर उनका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है या वो गलत रीड करेंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। Whatever the reason, it needs to be stopped. Here is why. अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या बोला है कि कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, ये बताया हुआ है, और उसके बाद बोला है कि इन रीजंस कोई भी रीज़न हो ये चीज़ तो ख़त्म करनी है। अब क्यों ख़त्म करनी है वो हमें इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में बताया है। रीडिंग स्टिमुलेट्स योर माइंड, इट इज़ लाइक अ वर्कआउट फॉर योर ब्रेन। रीडिंग जो है हमारे माइंड को स्टिमुलेट करता है, इट्स लाइक अ वर्कआउट। When people get old, their muscles begin to deteriorate. जब लोग बूढ़े होने लगते हैं उनकी मसल्स जो होती है वो डिटीरियोरेट होने लगती है। Now what is the meaning of deteriorate? It means diminish होने लगती है, decrease होने लगती है। They become weaker and their vitality starts ebbing. अब वो जो है वीक होने लग जाते हैं, उनकी जो वाइटैलिटी है वो भी कम होने लग जाती है, उनकी एनर्जी कम होने लग जाती है। एबिंग का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ डिक्रीज होना, कम होना। फिजिकल एक्सरसाइज कैन प्रिवेंट दिस लॉस। अब अगर आप कंटिन्यूसली अपने आप को एक्टिव रखते हो, फिजिकली एक्सरसाइज करते हो, तो ये लॉस प्रिवेंट कर सकते हो। द सेम थिंग हैपन्स टू पीपल्स ब्रेन्स व्हेन दे गेट ओल्डर, और यही हमारे दिमाग के साथ होता है जैसे जैसे हम बूढ़े होने लगते हैं। ब्रेन पावर एंड स्पीड डिक्लाइन विथ एज, सो द पावर ऑफ योर ब्रेन एंड द स्पीड विथ विच यू डू योर वर्क, इट ऑल्सो डिक्लाइंस विद एज। Reading strengthens your brain and prevents the decline. So when you keep on reading, which means it's like a workout for your brain. So even the same thing happens with your brain. You know, it doesn't get old that easily. Next, reading has many other benefits too. Reading provides knowledge and knowledge is power. Reading के और भी benefits होते हैं, तो यहाँ पे अब हम क्या बात कर रहे हैं, reading के benefits के बारे में बात कर रहे हैं। So यहाँ पे क्या है, reading provides knowledge and knowledge is power. रीडिंग से नॉलेज आता है, एंड व्हाट इज नॉलेज, इट्स पावरफुल। देयरफॉर रीडिंग कैन मेक यू अ वेरी पावरफुल पर्सन। इसलिए रीडिंग जो बहुत ज़्यादा करता है वो आप मतलब रीडिंग जो बहुत ज़्यादा करता है वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान बन जाता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज बहुत होता है। देयर आर मेनी न्यू थिंग्स यू कैन लर्न टू डू बाय रीडिंग। रीडिंग से आप बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में जानते हो। डू यू वॉन्ट टू मेक वीडियो गेम्स, डू यू वॉन्ट टू डिज़ाइन क्लोथ्स, रीडिंग कैन टीच यू ऑल दिस एंड मच मोर। आपको वीडियो गेम्स डिज़ाइन करने हैं, आपको नए कपड़े, आपको एक फैशनिस्ता बनना है, रीडिंग आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। यू हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग एंड द ओनली वे टू गेट गुड एट समथिंग इज टू प्रैक्टिस। आपको जो है रीडिंग की जो ये हैबिट है ये इनकलकेट करनी पड़ेगी, और एक ही तरीका है किसी भी चीज़ में एक्सेल करने का, वो क्या है, प्रैक्टिस। So read everything that you can at school regardless of whether you find it interesting or not. So आप जो है आपको स्कूल में जो भी चीज़ मिलती है, जो भी बुक्स आपको मिलती हैं स्कूल में, हमारे पास एज अप्रोप्रिएट बुक्स होती हैं, हर बुक को आप रीड करो रिगार्डलेस कि आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे आपको चीज़ें में जब नॉलेज आने लगेगा तो इंटरेस्ट भी आ जाएगा। इवन अ बोरिंग टेक्स्ट कैन टीच यू न्यू वर्ड्स। एक बहुत बोरिंग सी लाइन लिखी हुई है, न्यूज़पेपर में कुछ लिखा हुआ है, वो भी आपको बहुत नए वर्ड्स सिखा सकती है। हैविंग अ गुड वोकैबुलरी विल हेल्प यू एक्सप्रेस योरसेल्फ बेटर। नाउ इफ़ यू हैव अ गुड वोकैबुलरी तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से अपने वर्ड्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाओगे। You will be able to speak, write and think more intelligently. When you read a lot तो आप बहुत अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से सोच पाते हो, लिख पाते हो, बोल पाते हो। What's boring about that? और इसीलिए रीडिंग के लिए कुछ बोरिंग है ही नहीं। रीडिंग हैज़ अ कामिंग इफेक्ट ऑन योर माइंड। जब आप रीड करते हो तो आपका माइंड बहुत शांत हो जाता है। इट कैन लोअर योर स्ट्रेस लेवल्स एंड हेल्प यू रिलैक्स। और ये जो है आपके स्ट्रेस लेवल को भी लो कर देता है और आपको रिलैक्स करने में हेल्प करता है। यू कैन एस्केप फ्रॉम योर ट्रबल्स फॉर अ मोमेंट व्हेन यू रीड एंड इट्स अ पॉजिटिव एस्केप। जब आप रीड करते हो कुछ तो एक टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए जब आप रीड कर रहे हो, आप अपनी रेगुलर लाइफ की प्रॉब्लम से भाग जाते हो, एंड इट इज़ अ गुड एस्केप।
So do yourself a favor. The next time you get a reading assignment, read it and enjoy it thoroughly. इसलिए अपने ऊपर एक फेवर करो. नेक्स्ट टाइम जब स्कूल में तुम्हें कोई एक रीडिंग असाइनमेंट मिलता है तो उसे रीड करो, समझो, thoroughly उसको पढ़ो. Squeeze it for every drop of knowledge that it contains. Squeeze it as in जो भी आपको रीड करने को मिला है उसको इतने अच्छे से पढ़ो, ऐसा लगना चाहिए कि आपने उसको पूरा स्क्वीज कर लिया, उसका पूरा नॉलेज आपके अंदर आ गया है. देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, और उसके बाद आप नेक्स्ट पे मूव ऑन करो. सो दैट इज इट. अब इसके ऊपर हमारे पास 12 क्वेश्चंस हैं जिनमें से अपन को 10 क्वेश्चंस को आंसर करना है. स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज शॉकिंग बट ट्रू, जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है सम पीपल डू देयर रीडिंग असाइनमेंट्स, दैट इज पीपल डू, लेकिन ये शॉकिंग नहीं है. सम पीपल डोंट डू देयर रीडिंग असाइनमेंट्स, हमारे राइटर के लिए ये शॉकिंग है. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाई डोंट सम स्टूडेंट्स इवन रीड शॉर्ट असाइन्ड टेक्स्ट. कुछ बच्चे जो होते हैं वो जो छोटे छोटे असाइन टेस्ट होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट मतलब जो आपको स्कूल में टीचर देती है, उनको भी रीड नहीं करते. सो व्हाट इज द रीज़न? दे मे बी अनविलिंग टू फोकस, वो उनका फोकस करने का मन नहीं करता, या वो अनकॉन्फिडेंट होते हैं, या वो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, या बोर्ड होते हैं. सो हमने ये तीनों ही पॉइंट्स पढ़े थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज हाउ डज रीडिंग हेल्प अ पर्सन. रीडिंग जो है किसी इंसान की कैसे हेल्प करती है? वो उसके माइंड को स्टिमुलेट करती है, उसके लिए वो एक तरीके का वर्कआउट होता है. बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव. सो द आंसर इज व्हाट्स द आंसर? बोथ ऑफ द अबव, राइट. स्टिमुलेट भी करती है और एक तरीके का वर्कआउट भी होता है. नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स व्हेन पीपल गेट ओल्ड. क्या होता है जब लोग जो है बूढ़े होने लग जाते हैं? उनकी मसल्स डिटीरियोरेट होने लग जाती है, राइट. वो वीक होते हैं, राइट. उनकी जो वाइटैलिटी है वो कम होने लग जाती है, राइट. सो द आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज हाउ डज रीडिंग मेक अ मैन पावरफुल. रीडिंग एक मैन को कैसे पावरफुल बनाती है? उसको रीड करते टाइम नॉलेज मिलता है, नॉलेज इज पावरफुल. सो व्हाट इज द आंसर? बाय प्रोवाइडिंग हिम नॉलेज. What can reading teach us? Reading हमको क्या सिखा सकता है? How to design clothes, how to make video games, both A and B or none of the above. So what is the answer? The answer is both A and B. You can learn so many things if you read. How can we get good at something? किसी चीज़ में बेहतर बनने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? We have to practice. So what is the answer? By practicing. What is a positive escape? जब आप रीड करते हो, so you are transported to a different world where you can meet different people, you meet different culture, you like, you know, if it is a suspense thriller or something, so you are like a detective. If it is a romantic novel, then you are into love. So when you are reading something, you are transported to a different world, and इसीलिए reading is a positive escape. The synonym of distracted. What is the meaning of distraction? मतलब कहीं आपका मन, कहीं आपका ध्यान जो है कहीं और होना. तो bored नहीं, unfocused. Yes, आपका फोकस नहीं है, मतलब आप distracted हो. Unwilling और unconfident नहीं. So what is the answer? Unfocused. What is the synonym of comforting? अब comforting का synonym क्या है? So it is irritating. नहीं, comforting मतलब तो जो बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है. Calming, okay, yes. Worrying, no. Aggravating, और एकदम गुस्सा हो जाना, नहीं. So the answer is calming. The antonym of expand. Expansion होता है बड़ा हो जाना, इसका opposite क्या होगा? Contract हो जाना. So या escape तो होगा नहीं, move नहीं होगा, feel नहीं होगा, squeeze, एकदम squeeze कर देना. So escape का opposite क्या हो जाएगा? Squeeze. Now what is the antonym of decline? Decline का opposite क्या होगा? Decline मतलब नीचे जाना, rise मतलब ऊपर जाना. So what would be the answer here? Increase. क्या हो जाएगा इसका आंसर? Increase. अब हम आते हैं हमारे second passage पे. Celebrities advertising products is nothing new. In fact, it has been part of our lives for years. Back in the 2000s, you couldn't sit through a commercial break without seeing the teen pop icon of that time, Britney Spears, endorsing Pepsi. The Pepsi legacy was later continued by the most famous celebrity we know of, Beyonce. So यहाँ पे हम बता रहे हैं कि सेलिब्रिटीज़ जो कि नए नए प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करते हैं, ये कोई बहुत ही नई चीज़ नहीं है, मतलब ये हमेशा से चला आ रहा है. तो 2000s में, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 98, 99,
यू कुडेंट सिट थ्रू अ कमर्शियल ब्रेक, मतलब आप जो है एक कमर्शियल ब्रेक ऐसा नहीं हो सकता जिसमें आप जो है ब्रिटनी स्पीयर्स जो पेप्सी का ऐड कर रही थी वो आप ना देखो, और बाद में यही ऐड जो है वो बियॉन्से ने भी किया था. शी वॉज पेड मिलियंस टू प्रमोट द कार्बोनेटेड ड्रिंक विच आउटरेज्ड हेल्थ एडवोकेसी ग्रुप्स. सो उनको जो है मिलियंस में पेमेंट मिली थी क्योंकि वो ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है पेप्सी इनको प्रमोट कर रही थी, विच आउटरीच, जिसकी वजह से जो है जो हेल्थ को सपोर्ट करते हैं उन ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा जो है एग्रीवेशन हो गया था, गुस्से हो गए थे वो लोग. Many concerned people questioned her ethics as to why she was supporting a drink that plays a major role in causing obesity. बहुत सारे लोगों ने बियॉन्से से ये क्वेश्चन किया कि आप एक ऐसे ड्रिंक को क्यों सपोर्ट कर रहे हो जिसको पीने से आप ओबीस हो जाते हो. ओबीस का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हो, क्योंकि एक जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है. सो इफ दिस इज अ ग्लास ऑफ पेप्सी, सपोज दिस इज अ ग्लास ऑफ पेप्सी, और इसमें इधर तक अगर पेप्सी है विच मीन्स इसमें आप इधर तक का शुगर पी रहे हो. लाइक अगर जो सॉलिड शुगर होती है अगर आप उसमें डाल दो तो इतना शुगर होता है तब जाके आपकी इतनी जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक मिलती है, विच मीन्स इट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ. With the growing importance of social media in a shopper's purchase journey, companies are evolving and stepping up the endorsement game across different channels. तो जो सोशल मीडिया जो है वो जिस तरीके से ग्रो हो रहा है, और सोशल मीडिया के कारण क्या होता है, एक जो मैं जैसे एक शॉपर हूँ तो मेरा परचेज की जो जर्नी है वो बहुत इफेक्ट हो रही है. क्यों? क्योंकि मैं बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो रही हूँ एडवर्टीजमेंट्स को देख के. सो इसमें क्या हो रहा है, स्टेपिंग अप द एंडोर्समेंट गेम अक्रॉस डिफरेंट चैनल्स. तो इससे जो एंडोर्समेंट का गेम हो गया है ये बहुत ही ज़्यादा आगे चला गया है. With celebrities vouching for promoting their products, brands can increase awareness, trust and familiarity, which are important variables in the purchase decision making process. क्योंकि अब क्या हो रहा है, सोशली जो है इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जल्दी फैलती है. सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जहाँ वो उसके हेल्थ बेनिफिट्स बताते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि जैसे इट इज़ सो ऑर्गेनिक दिस एंड दैट. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें वो बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा है. सो now consumers feel more sympathetic towards a brand if their products are promoted by a celebrity they admire or related to. So let's say कि मेरी जो फेवरेट एक्ट्रेस है वो अगर दीपिका पादुकोण है एंड इफ शी इज प्रमोटिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड तो मैं उस ब्रांड से जल्दी कनेक्ट करूंगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है मैं उससे रिलेट करने लग जाऊंगी. It's a simple psychological effect. People believe that purchasing a product that's promoted by a celebrity they admire will allow them to emulate the celebrities' desired traits or attract similar people into their lives. क्या है ये, एक साइकोलॉजिकल एक मिसकंसेप्शन बोल सकते हैं, एक इफेक्ट होता है कि जैसे हमें लगता है ना, अरे वाह दीपिका ने ये वाली पर्टिकुलर क्रीम यूज़ करी, अगर मैं ऐसा क्रीम यूज़ करूँगी तो शायद मेरी स्किन भी उसके जैसी हो जाएगी. या अगर आई से कि यू नो दिस पर्टिकुलर एक्ट्रेस हैड यूज दिस पर्टिकुलर शैम्पू विच मीन्स दैट अगर मैंने यूज़ किया तो मेरे भी बाल ऐसे हो जाएंगे. बिकॉज सम हाउ यू नॉट ओनली एडमायर देम, यू हैव अ ट्रस्ट ऑन देम. सो यही चीज़ हो रही है जिसकी वजह से हमारा बाइंग जो इफेक्ट है, मतलब बाइंग पावर है, हमारा परचेसिंग पावर है, बहुत इफेक्ट करता है. They will associate the celebrity's success, beauty, athletic skill, etc. with a particular product. तो अगर हमें पता चल गया कि जो विराट कोहली है वो लेट्स से हर्बल लाइफ को प्रमोट कर रहा है तो अब हम सबको वही चाहिए होगा. क्यों? थिंकिंग दैट यू नो मे बी देयर इज समथिंग गुड एंड मे बी वी वुड बी एबल टू बी लाइक हिम. A research by Nielsen conducted in 2015 broke down the level of trust in advertising formats by different generations. So एक रिसर्च हुई थी जो नीलसन ने की थी, कब की थी? 2015 में करी थी. तो उससे जो है ये पूरा जो ट्रस्ट का लेवल है जो आपको सेलिब्रिटीज़ पे होता है वो पूरा का पूरा टूट गया था जो जनरेशन से बिल्डअप हो रखा था. It found that celebrity endorsements resonate more strongly with Generation Z एंड मिलेनियल ऑडियंसेस. अब हम जो जेन जी कहते हैं वो बेसिकली जो 15 से 20 ईयर्स वाले जो होते हैं ना, 2015 से 2020, और या 15 से 20 साल वाले, और मिलेनियल्स वो लोग होते हैं जो अभी 21 से 24 वाले होते हैं. सो brands are taking advantage of that by increasingly utilizing the social media communities of celebrities. जो brands जो हैं वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं social media communities में अपने आप को promote कर करके. Social media is a way for consumers
in particular those of younger demographics. So जो social media obviously जो youth है वो ज़्यादा use कर रहा है to engage and build intimate connections with the celebrities they follow. अब इसमें क्या होता है, celebrities कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसमें वो हर चीज़ अपडेट करते हैं, चाहे वो Snapchat पे हो या वो Instagram पे हो या वो Twitter पे हो. तो क्या होता है, जो youth है, जो generation है, वो उनके साथ बहुत जल्दी कनेक्ट कर रहा है, making it the place for these celebrities to plug a company or a product on their personal social media accounts. While celebrity endorsements certainly help to attract consumers, जो celebrity endorsements होते हैं वो consumers को बहुत attract करते हैं, its direct influence on the consumers purchasing decision is inconclusive. लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि उससे जो है एक consumer के जो purchasing decision है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा effect होता है. As consumers are becoming better educated and have faster access to information, blind faith in celebrity endorsement is beginning to wane. अब क्या होता है, क्योंकि जो consumers जो होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, उनके पास information पे access है, तो क्या होता है, blind faith जो आपका celebrity endorsement में होता है अब वो जो है कम होने लग गया है. They will be attracted to a brand because of a celebrity, but they will quickly move away if the product does not perform. तो वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ जो है उनका अगर कोई फेवरेट सेलिब्रिटी है जैसे प्रमोट कर रहा है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट तो होंगे, बट वंस दे यूज इट और आपको वो चीज़ पसंद नहीं आई तो फिर ऐसा नहीं है कि वो उससे हटेंगे नहीं और उसको उसके लिए लॉयल रहेंगे. क्या हो जाएगा, वो उस चीज़ से क्विकली मूव कर जाएंगे. It's a quality of your product that will keep consumers coming back, not a celebrity link. तो अब celebrity की लिंक जो है वो आपको बार बार आने के लिए नहीं मजबूर करेगी. आपके प्रोडक्ट की कम मतलब जो आपका जो भी प्रोडक्ट है उसकी जो वैल्यू है, उस प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है, उसी के थ्रू आप अपने कंज्यूमर्स को वापस ला सकते हो. A brand needs to tell the consumer why a product makes sense for them as individuals and what problem they can solve with it, not solely rely on a real life Barbie doll, athlete और pop culture icon. तो एक जो ब्रांड है उसको अपने कंज्यूमर को ये बताना चाहिए कि ये जो आपका ये जो प्रोडक्ट है किस तरीके से आपको इंडिविजुअली आपके लिए काम कर सकता है, क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम पे वो कैसे काम कर सकता है, क्योंकि अब जो है वो ज़माना गया जहाँ पे आप एक सेलिब्रिटी के ऊपर पूरे के पूरे डिपेंडेंट थे. If they can't, their products will lose value over time. और अगर आपने अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का ख्याल नहीं रखा तो ओवर टाइम इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी एंड कंज्यूमर्स विल बी द फर्स्ट वन टू टर्न देयर बैक्स. और कंज्यूमर्स जो है सबसे पहले अपने बैग्स टर्न कर देंगे, मतलब वो वहाँ से चले जाएंगे. अब ये है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द गिवन पैसेज. अगेन हमको 12 क्वेश्चंस दिए जिसमें से हमें 10 क्वेश्चंस करने हैं. Why did big brands start hiring big celebrities to endorse their brands? So ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इन्होंने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को क्यों लिया अपने ब्रांड्स को एंडोर्स करने के लिए? अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ट्रस्ट बढ़ाने के लिए, फेमिलियरिटी बढ़ाने के लिए, या सब कुछ? व्हाट इज द आंसर? सब कुछ. Why are celebrities questioned for brand endorsements? जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको ब्रांड एंडोर्समेंट्स के लिए क्वेश्चन क्यों किया जाता है? Due to the side effects of using the brand, for charging too much, for being partial or none of the above. उनको इसलिए क्वेश्चन किया जाता है क्योंकि उनको जो है उन्हें जब कोई उस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट्स का साइड इफेक्ट होता है तो वो क्वेश्चन करते हैं कि हमने आप पे इतना भरोसा किया, आप इस चीज़ को क्यों प्रमोट कर रहे हो. How does social media help in the endorsement of a brand? सोशल मीडिया किस तरीके से मदद करता है? By allowing, मतलब लोग एंगेज कर पाते हैं, कनेक्शन बिल्डअप कर पाते हैं सेलिब्रिटीज़ के साथ. अब एम्यूलेट जो मतलब है इसका सिनोनिम क्या होगा? एम्यूलेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को इमिटेट करना, एम्यूलेट करना. मैं आपको एम्यूलेट कर रही हूँ मतलब मैं आपको इमिटेट कर रही हूँ. अब वेन जो है ना, इट्स ऑल इन वेन. वेन का मतलब क्या होता है? एकदम जो है इंक्रीज. गिवन एंटोनिम, वेन का मतलब क्या होता है? एकदम खत्म हो जाना. इसका ऑपोजिट क्या होगा? बढ़ जाना. ब्रांड्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ सेलिब्रिटीज थ्रू, मतलब जो सेलिब्रिटीज का इन्फ्लुएंस है इसका फायदा ब्रांड्स कैसे उठा रहे हैं? टीवी एडवर्टिजमेंट्स, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या ब्रांड फेस, वो उसको उनको जो है सोशल मीडिया के थ्रू उनको इतना ज़्यादा जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है. द कैटेगरी ऑफ पीपल विच वॉज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय सेलिब्रिटीज वाइल बाइंग अ प्रोडक्ट इज, कौन सी जो है कैटेगरी है लोगों की? इट इज़ बोथ BNC विच इज जेन Z और मिलेनियल. जेन Z बिलोंग्स टू द एज ग्रुप. जेन Z मतलब कौन सी एज ग्रुप है? 15 से 20 साल. और व्हाट डज द पैसेज क्लेम इन पैराग्राफ 5? पैराग्राफ 5 में पैसेज में क्या बात करिए कि हाँ, जो ब्रांड एंडोर्समेंट है और अब जो लोगों का डिसीजन मेकिंग है वो बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है.
चूज द इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स इन द परचेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कौन से इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं? नन ऑफ दीज, ना सेलिब्रिटी, ना एथिक्स, ना नॉलेज। चूज द एंटोनिम ऑफ एडमायर। एडमायर का ऑपोजिट क्या होता है? जिसको बिल्कुल पसंद नहीं करना, मतलब इसमें जो सॉरी सिनोनिम बताना है, मतलब सिमिलर वर्ड अप्रिशिएट हो जाएगा। कंडेम होता तो वो ऑपोजिट होता। चूज द एंटोनिम ऑफ एसोसिएट। एसोसिएट मतलब मिलना, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिटैच, अलग अलग हो जाना। Okay, now we are going to start with the grammar section. So now we are going to start with the first question. Fill in the blanks choosing the most appropriate words from the given option. So ये हमारा gap filling का question है. We dash not travel alone in a deserted place late at night. So हमें modal verbs पता है क्या होते हैं, जो हमारे mood के हिसाब से जो है हम जब बताते हैं what कर सकना, कर मतलब चाहिए, और हैव टू डू इट, मस्ट, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? ये सब मॉडल वर्ब्स होते हैं। सो कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड एक्सेट्रा। अब आपको इसमें मॉडल वर्ब्स यूज करने हैं एज पर द सेंटेंस। सो वी डैश नॉट ट्रैवल अलोन इन अ डेजर्टेड प्लेस एट नाइट। सो डेजर्टेड का मतलब क्या होता है? जो सुनसान जगह है। तो सुनसान जगह पे रात को हमें अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहिए। चाहिए को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? शुड। So what would be your answer? Should. Then it is, we dash inform our parents about our plans to go out much in advance. अगर हमें कहीं जाना भी है तो हमें हमारे पेरेंट्स को बहुत पहले से इन्फॉर्म करके रखना चाहिए। So इसमें क्या होगा? हमें रखना ही चाहिए। So अब इसमें कौन कौन से ऑप्शन है? ought, should, would, will. चाहिए मतलब again should. Then this dash help us to be safe even if we are alone. इससे क्या होता है कि हम सेफ रहते हैं फिर चाहे हम अकेले ही क्यों ना हो, क्योंकि एटलीस्ट किसी को पता है कि हम कहाँ हैं। सो दिस डैश, अब क्या होगा? इससे हमें मदद मिलेगी। सो दिस नीड हेल्प अस नहीं, दिस डेयर हेल्प अस नो, दिस मस्ट हेल्प अस, दिस कैन हेल्प अस। द आंसर वुड बी दिस कैन, ये हमारी मदद कर सकती है। अब है in case you dash to go for some urgent work, carry a mobile and keep the family members informed. अगर आपको किसी urgent work की वजह से जाना है तो एक फ़ोन रखो साथ में और अपने family members को inform रखो. So in case you have to, right, you need to, you dare, you must और you has. you के साथ has तो आएगा नहीं, you के साथ जो है क्या आएगा? you need to, अगर आपको जाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन में, जो कि हमारा क्या है? एरर और करेक्शन वाला। एरर और करेक्शन में क्या है कि आपको हर एक सेंटेंस में देयर इज एन एरर। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड दैट एरर ऑन द बेसिस ऑफ योर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एंड टेंसेस, एंड वंस यू हैव फाउंड दैट देन यू हैव टू ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे आपको एरर लिखना है और यहाँ पे आपको करेक्ट जो सॉरी, तो यहाँ आपको एरर लिखना और यहाँ पे आपको करेक्ट वर्जन लिखना है उसका। All the teachers, all the students were assembled in a school ground. All the teachers, all the students, सारे जो teachers थे या सारे students, या नहीं आएगा ना यहाँ पे? What would come here? What would come here? And all the teachers and the students were assembled in a school ground. एक कोई स्कूल ग्राउंड में नहीं, अगर सारे टीचर्स तो एक किसी पर्टिकुलर स्कूल ग्राउंड की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन द स्कूल ग्राउंड for a special assembly. The school ground were decorated. स्कूल ग्राउंड तो एक ही है, तो यहाँ हम वर क्यों यूज कर रहे हैं? हम क्या बोलेंगे? The school ground was decorated and the stage was set for the program. स्टेज जो था वो सेट था। was के साथ हम s कैसे लगा सकते हैं? तो was के साथ s नहीं आएगा, तो हम इस s को हटा देंगे। And the stage was set for the program. It began with n prayer. क्यों भैया? प्रेयर जो है कोई वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, p नहीं, तो n में a नहीं, मतलब n नहीं आएगा, n में n नहीं आएगा, a आएगा। ठीक है, so it began with a prayer followed by a group dances. Followed by a group dances. a मतलब होता है एक, dances मतलब होते हैं बहुत सारे, तो यहाँ से हम s हटा देते हैं, followed by a group dance. टीचर्स ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोग्राम. टीचर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अरे हम तो पास्ट की बात करें कि ये प्रोग्राम हुआ था, तो पार्टिसिपेटिंग नहीं होगा, पार्टिसिपेटेड होगा। दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस। डिफिकल्ट नहीं है,
पढ़ते जाओगे समझ में आता जाएगा, ठीक है। सो हियर आर आवर आंसर्स, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग पैसेज वन वर्ड हैज बीन ओमिटेड, एक वर्ड खा लिया है, एक वर्ड ओमिटेड है। सो आपको ओमिटेड वर्ड, मिसिंग वर्ड यहाँ लिखना है और बताना है कि किन दो वर्ड्स के बीच में वो आएगा। फॉर एग्जाम्पल, वर्क लाइफ बैलेंस इज अ चॉइस दैट इंडिविजुअल, दैट और इंडिविजुअल के बीच में आप एन भूल गए हो, that an individual has to make. However, it is organization that needs to take an initiative to the employees. However, it is the organization, ये organization का जो काम होता है, that needs to take an initiative to dash the employees. क्या इनिशिएटिव लेना है? टू डैश द एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे क्या आएगा? इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू हेल्प द एम्प्लॉइज। सो वर्क लाइफ बैलेंस जो एक चॉइस है दैट एन इंडिविजुअल हैज टू मेक, हाउएवर इट इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट नीड्स टू टेक एन इनिशिएटिव टू हेल्प द एम्प्लॉइज। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एड दैट टुडे एम्प्लॉइज not looking, employees not looking नहीं, employees are not looking at their employer job only, they want their employer for job only। मतलब क्या है कि आज जिनके अंडर में वो काम कर रहे हैं वो उनकी तरफ सिर्फ जॉब के लिए नहीं देख रहे हैं, बट दे वांट देयर कंपनी टू केयर फॉर देयर वेलबींग एज वेल, वो उनका ख्याल भी रखना चाहते हैं, ठीक है। सो फॉर देयर वेलबींग एज वेल। आर वी क्लियर विद दिस? चलिए अब है रीड द डायलॉग एंड राइट इट इन रिपोर्टेड स्पीच बाय फिलिंग इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो ये पूरा डायलॉग है, हमें इसे रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है, ठीक है। सो राहुल ने पूछा वेयर आर यू गोइंग। अब यहाँ पे है राहुल आस्क्ड जॉन वेयर ही वाज गोइंग, वेयर ही वाज गोइंग। अब क्या है? जॉन रिप्लाइड आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस नाउ। जॉन रिप्लाइड दैट आई एम की जगह हो जाएगा ही वॉज गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस। नाउ का क्या हो जाता है? नाउ का हो जाता है देन। अब है राहुल रिक्वेस्टेड हिम, राहुल ने क्या बोला है? प्लीज पोस्ट द लेटर दैट आई हैव रिटन टू माय ग्रैंडफादर। सो राहुल ने बोला, राहुल रिक्वेस्टेड हिम टू पोस्ट द लेटर दैट आई हैव का हो जाएगा ही हैड रिटन टू, माई का हो जाएगा हिज, जो उसने उसके ग्रैंडफादर के लिए लिखा है। जॉन सेड, जॉन ने क्या कहा? आई वुड सर्टेनली पोस्ट इट। सो जॉन सेड दैट ही वुड सर्टेनली पोस्ट इट, ठीक है। सो ये देखो, ये है हमारे आंसर्स। क्लियर विद दिस? रिपोर्टेड स्पीच तो एक चीज बता रही हूँ, कोई भी एक मार्क भी गवा के आया ना तो उसको मेरी तरफ से पिटाई पड़ेगी, क्योंकि हमने रिपोर्टेड स्पीच इतने अच्छे से करी है। आई डोंट रिमेंबर कितने क्वेश्चंस किए हैं, हर एक जो स्टेप है मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक एक रूल हमने समझा है, कहाँ किस चीज़ को कैसे चेंज करते हैं। सो रिपोर्टेड स्पीच में तो आप कोई गलती कर ही नहीं सकते हो। आप क्लास जो ग्रामर सेक्शन, अगर कोई भी डाउट होता है तो उसका ग्रामर सेक्शन में जाओ, मतलब मैंने चांदनी मैम ने तो पढ़ाया ही है and I have also taught the same, so please make sure that इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब है ये I dash on this line before I realized my mistake। I dash on this line, मैंने इस लाइन पे काम किया था before I realized my mistake, so I worked on this line। I was worked तो हो ही नहीं सकता, I am working on this line नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोलती है before I realized, मैंने अपनी मिस्टेक को रियलाइज करने से पहले इस लाइन पे काम किया था। So I had been working on this line नहीं, क्या होगा? I, अब यहाँ पे worked क्यों नहीं आएगा? वो बोल रही है बिफोर आई रियलाइज माई मिस्टेक, मतलब आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस लाइन बिफोर आई रियलाइज माई मिस्टेक। मैं पहले से काम कर रही थी, अभी भी कर रही हूँ, अब मैंने अपनी मिस्टेक मत को रियलाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्टर डैश एन ऑपरेशन। द डॉक्टर डू नहीं आएगा। द डॉक्टर परफॉर्म्ड एन ऑपरेशन, द डॉक्टर इज परफॉर्म तो ग्रामेटिकली रंग है, डू भी नहीं आएगा, डन नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो क्या हो जाएगा? द डॉक्टर परफॉर्म्ड एन ऑपरेशन। आई डैश वी शुड एक्सेप्ट द ऑफर, मुझे लगता है कि हमें ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मुझे लगता है सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है तो आएगा आई, सिंपल आएगा क्या? आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट द ऑफर। We rested the shade of the tree, we rested under the shade of the tree। under क्यों आएगा? because if this is your tree it looks like an umbrella, but just imagine it's a tree, okay।
सो अंडर द शेड, क्यों? क्योंकि अंडर इसलिए आएगा क्योंकि ऊपर का पार्ट आपका कवर्ड है। जब ऊपर का पार्ट कवर्ड होता है तब हम उसे बोलते हैं अंडर, ठीक है। अब क्या है, शी शुड बी अशेम्ड डैश हर एक्शंस, उसको अपने एक्शंस के लिए अशेम फील करना चाहिए। शी शुड बी अशेम्ड फॉर हर एक्शंस, अपने ऑफ हर एक्शंस या फॉर हर एक्शंस दोनों सही रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर का तो ऑप्शन नहीं, इसलिए शी शुड बी अशेम्ड ऑफ हर एक्शंस। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई वाज इन ट्रबल देयर वाज डैश टू हेल्प मी, जब मैं बहुत मुश्किल में था तब मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं था। सो व्हेन आई वाज इन ट्रबल देयर वाज नो वन टू हेल्प मी, क्या आ जाएगा, देयर वाज नो वन टू हेल्प मी। डैश व्हाट ही सेज, सुनो वो क्या कह रहा है, तो आंसर वुड बी लिसन टू व्हाट ही सेज। Neither he nor his servants leave, have left, has left और is left। अब देखो, जब भी नीदर नॉर और इधर और का केस होता है तो जो फिल इन द ब्लैंक है उसके बगल का जो हमारे पास सब्जेक्ट है हम उसे देखते हैं। अगर ये प्लूरल है तो उस हिसाब से आप वर्ब लगाओगे, अगर ये सिंगुलर है तो उस हिसाब से वर्ब लगाओगे। अब ये प्लूरल है तो यहाँ पे इसमें क्या, नीदर ही नॉर हिज सर्वेंट्स, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीदर ही नॉर हिज सर्वेंट्स, ये गलत है, यहाँ पे आ जाएगा हैव लेफ्ट। क्यों? क्योंकि सर्वेंट्स यहाँ प्लूरल है तो सर्वेंट्स के साथ लगेगा। अगर ये होता नीदर हिज सर्वेंट्स नॉर ही लेफ्ट, तब हम हैज लगाते, नॉर ही हैज लेफ्ट, ठीक है। अब हम आते हैं क्रिएटिव राइटिंग के पार्ट में। सो द फर्स्ट थिंग इज आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है। सो यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रैफिक व्हाइल कम्यूटिंग टू स्कूल, स्कूल जाते वक्त आपको बहुत ट्रैफिक फेस करना पड़ रहा है, तो आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए यू हैव टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। नाउ यू हैव बीन गिवन सर्टेन हिंट्स, द रीजन ऑफ ट्रैफिक, सबसे पहले जैसे आप अपने पैराग्राफ में क्या क्या लिख सकते हो कि भैया इतना ट्रैफिक क्यों हो रहा है। द डिफिकल्टीज फेस्ड व्हाइल कम्यूटिंग, कम्यूट करते टाइम क्या डिफिकल्टीज आपको फेस करनी होती है। द मेजरमेंट्स टू बी टेकन टू रिड्यूस ट्रैफिक, ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या आप मेजरमेंट्स ले सकते हो, मतलब कौन कौन सा सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, रीजंस बताने, रीजंस के साथ क्या प्रॉब्लम्स होती है वो बताना है और उसके बाद मेजरमेंट बताना है, ठीक है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो, ये सिर्फ फ्लो बताया हुआ है, ये आपके पास हिंट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आई लिव इन पुणे एंड द ट्रैफिक इन माई सिटी इज गेटिंग वर्स डे बाई डे, मैं पुणे में रहता हूँ और जो वहाँ का जो ट्रैफिक है वो दिन पे दिन बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा है। I find it very difficult to go to school and come back, स्कूल जाके वापस आना मेरे को अब बहुत मुश्किल लग रहा है। The buses are crowded and there are frequent traffic jams, बसेस बहुत ज़्यादा crowded है और frequent traffic jams हैं। The major reason is that now almost all the middle class families own a car or a bike। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, जो मेजर रीज़न ये है कि हर मिडिल क्लास फैमिली जो है आज उसके पास एक कार है या बाइक है। When all these vehicles come on road there is congestion, जब एक साथ सारी जो व्हीकल्स हैं रोड पे आ जाती हैं तो कंजेशन हो जाता है, मतलब भीड़ भाड़ हो जाती है। My school is just 10 kilometers away from my house, but still I take almost 45 minutes to reach there. मेरा स्कूल सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, लेकिन मुझे 45 मिनट्स लगते हैं वहाँ पहुँचने में। The traffic police are doing their best to control the rush, but at times they fail miserably. जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है कि वो इस ट्रैफिक को मैनेज कर पाए, लेकिन रश कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है दैट दे फेल। दे अलोन कांट बी ब्लेम फॉर दिस, सिर्फ उनको ब्लेम नहीं किया जा सकता कि वो ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। Reckless driving by people also causes traffic jams and at times the traffic signals in junctions fail to do their jobs. Reckless driving, जो लोग जो है मतलब एकदम reckless, बहुत ही इधर उधर की ड्राइविंग करते हैं, मतलब जहाँ पे वो रोड मतलब कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करते, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, जो ट्रैफिक सिग्नल्स काम नहीं कर रहे होते हैं उसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाता है। आई थिंक द पुलिस एंड द पीपल शुड वर्क टुगेदर टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, मुझे लगता है पुलिस को और लोगों को मिलके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। इट विल बी बेटर इफ वी कुड यूज मोर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट रादर देन पर्सनल व्हीकल्स फॉर ट्रैवलिंग, मुझे लगता है अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ट्रैफिक कंजेशन कम हो जाएगा। इट इज़ हाई टाइम दैट वी एक्ट अपॉन दीज
इश्यूज। सो मतलब अब हमको इन इश्यूज पे एक्ट करना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। अब देखो ये कितना सिंपल सा पैराग्राफ था, राइट? इसमें कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि आपको लगे अरे मैम ये कैसे लिखेंगे। ट्रैफिक एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी को पता है, बिकॉज हर कोई इससे जो है परेशान हो रहा है। तो अब इसमें आप और पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो, जैसे आप क्या बोलोगे कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका जो मतलब अमाउंट है वो इतना होना चाहिए कि हर कोई उसको इजीली अफोर्ड कर पाए। उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, हर बार क्या होता है कि आपको जब जाना है तो बसेस अवेलेबल नहीं होती या जो है मेट्रोस अवेलेबल नहीं होती, तो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी चाहिए। सो दिस इज ऑल यू कैन राइट हियर। ओके, नेक्स्ट, using the information given in the following notes, write a descriptive paragraph on the continent Antarctica. अब एंटार्क्टिका के ऊपर आपको क्या लिखना है? एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है, ठीक है? तो या तो ये कर सकते हो या वो वाला क्वेश्चन कर सकते हो। तो लोकेशन दी हुई है, देन यू हैव गॉट द एरिया, देन थिक आइस शीट के बारे में बताया है, इट्स अ कोल्ड डेजर्ट एंड नो परमानेंट रेसिडेंस। सो दिस इंफॉर्मेशन दैट यू हैव रिसीव्ड, लाइक इट इज द एंटार्क्टिक रीजन, और मतलब कहाँ पे? वो अंटार्कटिक रीजन में 5th लार्जेस्ट है और पूरा साउथ पोल को उसने घेरा हुआ है। 5.4 मिलियन स्क्वायर माइल्स, नियरली ट्वाइस द साइज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद थिक आइस शीट एटलीस्ट 1 माइल कवर्स अबाउट 98% एरिया। कोल्ड डेजर्ट टेम्परेचर जो है -89 तक चला जाता है एंड यहाँ कोई परमानेंट रेसिडेंस नहीं है। 1000 to 5000 पीपल रिसाइड थ्रू आउट द ईयर एट द रिसर्च स्टेशंस। रिसर्च स्टेशंस में मैक्सिमम 1000 से 5000 लोग रहते हैं पूरे साल भर में। सो अब हमें इसके बारे में लिखना है। लेट्स स्टार्ट। एंटार्क्टिका इज द वर्ल्ड्स 5th largest continent, measuring approximately 5.4 million square miles. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ट्रस्ट में यही वाला करके आना। क्यों? जो आपको दिया हुआ है ना, आपको कुछ एडजेक्टिव्स यूज करने हैं, कुछ फिलर्स यूज करने हैं और पूरी इंफॉर्मेशन वैसी की वैसी लिखनी है। इट इज नियरली ट्वाइस द साइज ऑफ ऑस्ट्रेलिया. It is surrounded by the Southern Ocean and lies almost entirely within the Antarctic Circle. 98% of the land area there is permanently covered with thick ice sheet. Antarctica is the coldest place on Earth. It is a cold desert with temperatures ranging between -80 degrees Celsius to -90 degrees Celsius. There is no native population, मतलब वहाँ कोई permanently नहीं रहता है, but throughout the year scientists man the weather and research stations around the continent. Nearly 1000 to 5000 people reside in the research stations. Antarctica lack diverse plant and animal life. उसमें कोई plant और animal life नहीं, इतने कम temperature में कोई कैसे survive कर पाएगा? The marine species which are found on or in the seas surrounding Antarctica include only seals, orcas and whales. So यहाँ पे पानी में जो marine species पाई जाती है वो कौन कौन सी है? Seals, orcas और whales. That's it. Are we clear with this? चलिए अब next क्या है? डायरी राइटिंग पे आते हैं. So you have been selected for the lead role in a play to be staged on your school's annual day function. So annual day की function में आपको play में lead role मिला है. Write a diary entry expressing your joy on being selected and the preparations you have made for such an important event in your life. तो पहले तो आप बहुत खुश हो तो आप वो एक्सप्रेस करोगे, फिर आप बताओगे किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो. So let's start. So we have written Friday 10th October 2022, 7:45 p.m. Dear Diary. Today has been one of the happiest days of my life. I had never ever taken part in any school play despite my earnest desire to do so. So अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि आज जो है मेरी ज़िंदगी का सबसे हैप्पी दिन है, ठीक है? मैंने कभी भी स्कूल की प्ले में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है, जबकि मेरी बहुत इच्छा थी. आई ऑलवेज थॉट दैट आई वॉज टू शॉर्ट टू बी सिलेक्टेड. मुझे लगता था मेरी हाइट बहुत कम है प्ले में सिलेक्ट होने के लिए. Nevertheless, I would forever be acting in class and entertaining my classmates with my performances. लेकिन मैं हमेशा क्लास में क्या है, कोई ना कोई जो है एक्टिंग करती रहती थी और अपने क्लासमेट्स को एंटरटेन करती रहती थी. Imagine my surprise and delight when I was selected to play the lead role in the play to be staged on annual day function. Just imagine कि मैं कितनी खुश हूँ ये सोच के कि मुझे एनुअल डे फंक्शन में जो प्ले होने वाला है उसमें लीड रोल मिला है.
I jumped and yelled in joy and my friends were happy for me too. मैं तो jump कर रही थी, चिल्ला रही थी और मेरे friends मेरे लिए बहुत खुश थे. My parents were also happy to learn about my selection. मेरे parents भी बहुत खुश थे. Mom is already planning how to prepare me for the role. Mom जो है पूरे plan कर रही है कि किस तरीके से मुझे इस role के लिए prepare करें. Thank you God. XYZ. XYZ मतलब कोई भी नाम लिख सकते हो आप, ठीक है? अब next क्या है? Once there was a tree and a little boy. अब ये स्टोरी राइटिंग का पार्ट है. तो एक बार एक ट्री था और एक लिटिल बॉय था. Every day the boy would come to the tree and he would gather its leaves to make a crown and play the king of the forest. हर बार रोज आता था, वो जो ट्री के लीव्स होते थे उसको इकट्ठा करता था और उसको ऐसे पहन लेता था और सोचता था कि मैं फॉरेस्ट का किंग हूँ. अब बताओ इसके आगे क्या हुआ होगा. सो यू हैव टू कंटिन्यू द स्टोरी. अब आप स्टोरी को कैसे भी ले जा सकते हो. दिस इज ऑल योर इमेजिनेशन पावर. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. I am the king of the forest, he would shout. वो चिल्लाता था, मैं इस जंगल का राजा हूँ. All the little squirrels would run away and the pigeons would flap their wings and fly away. जैसे ही वो बोलता था सारे squirrels चले जाते थे, सारे pigeons उड़ जाते थे. Arhan would clap his hands in glee and shout even louder. तो वो और खुश हो जाता था, clap करता था और जोर से चिल्लाता था. The big tree would watch Arhan's play and smile in amusement. जो big tree था वो अरहान का खेल देखता था और खुश हो जाता था. It loved to see the little boy play and would eagerly wait for him the whole day. वो उस छोटे से बच्चे को खेलता हुआ देख के बहुत खुश हो जाता था और पूरा दिन उसका वेट करता था. One day the tree kept waiting for Arhan but he did not come. एक दिन वो अरहान का वेट करता रहा ट्री, लेकिन अरहान नहीं आया. The tree was disappointed but thought that he would come the next day. ट्री को बुरा लगा लेकिन लगा कोई बात नहीं, कल आ जाएगा. The tree waited for the boy in the weeks to come but in vain. It would shed a lot of leaves as though it was lamenting. So वो जो ट्री था वो वेट कर रहा था बॉय का, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था. वो अपनी शीट्स मतलब अपनी जो लीव्स हैं उनको शेड कर रहा था, वो दुख मना रहा था. Poor Arhan, he too missed playing under the tree. उसको भी बहुत याद आ रही थी, but he had met with an accident and broken his leg. लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसका पैर टूट गया था. He would be able to walk again after 2 weeks and then he would definitely go to play under the tree. अब देखो इसमें आप जो है कोई मैजिक एलिमेंट ला सकते थे, इसमें आप जो है कोई एकदम सस्पेंस एलिमेंट ला सकते थे, बिकॉज दिस इज योर स्टोरी एंड यू कैन प्ले विद इट एज you want. Okay, let's move ahead and here we are going to start with the literature section. So we are going to start with the extract based questions. प्रोज से 2 आएंगे, पोम से 2 आएंगे, जिसमें से आपको एक एक करना है. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Okay, so here we are going to start with the questions. The scene here is about a train platform which is dash and there is a dash, which is underground and there is a huge rush. The girl got nervous and excited. वो girl क्यों nervous थी और क्यों excited थी? Because she realized that the train is about to come. उसे vibrations feel हो रही थी. The girl is going to dash to learn music. वो कहाँ जा रही है music learn करने के लिए? Royal Academy of Music in London. The girl is fresh from a Scottish farm means, ये जो बोलते हैं the girl is fresh from a Scottish farm, इसका मतलब होता है कि वो जो थी स्कॉटलैंड से थी जहाँ पे फार्म्स थे कंट्री साइड में. Choose the synonym of aspiring. Aspiring मतलब जो किसी गोल की तरफ जा रहा है, बन रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? Conjuring. Next, read the extract again. ये extract 2 है प्रोज का. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. So एक बार आइंस्टाइन के फादर को उसके हेडमास्टर ने बोला था कि ये कोई भी प्रोफेशन चूज कर ले, कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये कभी भी किसी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं होगा.
Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. आइंस्टाइन ने 6 साल की उम्र पे वायलिन बजाना कोशिश किया क्योंकि उसकी माँ चाहती थी. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. और बाद में वो एक बहुत अच्छे वायलिनिस्ट बने और उन्होंने लाइफ टाइम अपनी जो हॉबी थी, अपनी जो स्किल है, इसको मतलब कंटिन्यू किया. बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल, लेकिन वो एक बैड स्टूडेंट नहीं थे. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक where Einstein's family had moved when he was 15 months old. तो ये म्यूनिक गए जहाँ पे आइंस्टाइन की फैमिली जो है शिफ्ट हो गई थी जब वो सिर्फ 15 ईयर्स के थे. एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. उन्हें हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स मिले. आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश विद हिज टीचर्स. लेकिन उसको वहाँ का रेजिमेंटेशन पसंद नहीं था और हमेशा उनके टीचर्स से उनका पंगा हो जाता था. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. द वर्ड डैश in the extract means doing something for personal enjoyment rather than as a profession. तो कौन सा वर्ड है यहाँ पे? amateur, मतलब आप नव सीखे हो basically. All his life, Einstein was an amateur violinist who played the violin as a hobby. Albert Einstein went to school in Munich where his family had shifted from. कहाँ से shift हुई थी? Einstein hated the school's regimentation as the school had a strict, क्या था स्कूल में? strict discipline था. Choose the antonym of amateur. Amateur मतलब नवसिखिया. इसका जो opposite हो जाएगा someone who is very experienced. The answer is expert. Okay, अब हम आते हैं poem वाले poem based extract पे. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I've kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. So यहाँ पे जो हमारा पोएट है वो confused है. क्यों? कि which road he has to take. तो वो रोड का एनालिसिस कर रहा है and all. तो यहाँ पहला क्वेश्चन है both here मतलब रोड की बात कर रहा है, two roads. According to the poet, both the roads were similar that morning. उस morning को दोनों ही रोड similar दिख रहे थे. The poet had a doubt whether वन वे लीड्स टू अनदर वे, मतलब एक रोड दूसरी रोड की तरफ जाती है, कि उसको आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्या उसको कभी भी वापस आने का चांस मिलेगा? उसकी चॉइस गलत थी या सही? सो द आंसर इज क्या उसको कभी भी वापस आने का चांस मिलेगा कि वो दूसरी रोड ले सके? ट्रॉडन जो स्टेंजा में लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? बार बार जब किसी पे चलते हैं तो वो रोड कैसी हो जाती है? ट्रॉडन हो जाती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा वेरी हो जाती है. Which part of speech is equally? This is equally successful. This is equally difficult. The answer is adverb. कोई काम कितना अच्छा है. So how much frequency? डिग्री की बात हो रही है. That's why it is adverb. Okay. Second extract देख लेते हैं. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. So पहला क्वेश्चन देखते हैं. He here refers to the wind, जिसका मतलब क्या है? Adversities in our lives. Wind जो है वो हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है. We should build dash so that the wind cannot get into what? So that the wind cannot get into our house. मतलब हमारी लाइफ में strong homes. According to the stanza, we should be strong enough to make winds our friends. Make the heart steadfast here means हमारा जो heart है उसको steadfast होना चाहिए. इसका मतलब है कि हमारा जो heart है उसको strong होना चाहिए, firm होना चाहिए. Which part of speech is make? Make कौन सी part of speech है? It is a verb, क्योंकि आप कोई काम कर रहे हो. Okay, and now we are going to start with short answer questions. So short answer questions, let's start. Explain how our satisfaction is spoiled by our greed. Now remember that there are 5 questions, you have to attempt any 4. ठीक है? So हमारा जो satisfaction है किस तरीके से हमारे लालच के कारण खराब हो जाता है, ये हमें explain करना है. True satisfaction lies in sharing things with others. जो actual जो satisfaction होता है वो तब मिलता है जब हम अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ बांटते हैं. Peace and satisfaction are the two sides of a coin. Peace और सेटिस्फैक्शन मतलब शांति और संतुष्टि जो होता है वो एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं. इफ देयर इज सेटिस्फैक्शन इन आवर लाइफ
पीस इज बाउंड टू कम इन आवर लाइफ, अगर सेटिस्फैक्शन है तो पीस तो आ ही जाएगा. हाउ एवर ग्रीड स्पॉइल्स बोथ, लेकिन लालच दोनों को ही स्पॉइल कर देता है. इफ वी आर ग्रीडी वी कैन नॉट गेट सेटिस्फैक्शन एज वेल एज पीस इन आवर लाइफ. अगर हम ग्रीडी हैं तो ना सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना पीस मिलेगा. In the poem, the old lady was greedy and she failed to give even a small cake to the saint. जो पोम में जो हमारी जो ओल्ड लेडी थी वो इतनी ग्रीडी थी कि वो छोटा सा भी पीस नहीं दे पाई. If she had satisfaction, she would certainly have shown honor and regards towards the saint. अगर उनके अंदर सेटिस्फैक्शन होता तो वो ऑनर और रिगार्ड्स दिखाती सेंट के लिए. She is punished for her greed and selfishness and is turned into a woodpecker. लेकिन क्या हुआ, उनकी selfishness के कारण, उनकी greed के कारण उनको punishment मिलता है और वो एक woodpecker बन जाती हैं. So it can be said that her greed spoiled her whole life and forced her to live the hard life of a woodpecker. तो ये कहा जा सकता है उनकी जो ग्रीड थी उसकी वजह से उनकी लाइफ पूरी स्पॉइल हो गई एंड जिसकी वजह से शी टर्न्ड इनटू अ वुडपेकर एंड शी देन हैड टू लिव अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ. Now, the next question is describe Bismillah Khan as a boy in Dumrao. Bismillah Khan को दुमराव में when he was a boy हमें explain करना है. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gulli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar. He sang the Bhojpuri Chaita in the nearby Biharji temple. At the end of the day, he would earn a big laddu. It weighed 1.25 kg. Okay, it was a prize from a local Maharaja. Okay, next question is what was the nightmare that Kezia had? Kezia को कौन सा nightmare आया था? Kezia always had a nightmare. उसको हमेशा एक nightmare आता था. It was about a butcher with a knife and a rope. एक कसाई होता था जिसके पास एक knife थी और एक रस्सी थी. Who came nearer and nearer to her? जो उसके पास आता जा रहा था. The butcher used to have smile on his face. उसके face पे एक smile होती थी. Kezia could only stand still. वो सिर्फ खड़ी रह पाती थी, भाग नहीं पाती थी. She used to cry out grandma grandma in her sleep. और वो सपने में grandma चिल्लाती थी डर के मारे. So this was her nightmare. What did the doctor think when the snake was looking into the mirror? तो जब snake जो था वो मिरर में देख रहा था तो डॉक्टर क्या सोच रहे थे? The doctor thought that the snake was admiring its beauty. तो डॉक्टर को लग रहा था स्नेक जो है मिरर में देख के खुद की ब्यूटी को एडमायर कर रहा है. He thought that if it was a male snake, then he might be thinking of growing a mustache. उसको लग रहा था अगर ये मेल स्नेक होगा तो जरूर ये सोच रहा है कि मैं मूछें रखूं तो कैसा रखूंगा. If it was a female, then it would be thinking about using eyeshadow, mascara or to wear a bindi on her forehead. और अगर ये कोई फीमेल स्नेक हुआ तो ये सोच रहा होगा तो मैं आई लाइनर लगा लेता हूँ, थोड़ा आई शेडो लगा लेता हूँ, मस्कारा लगा लेती हूँ और या तो मेरी बिंदी कैसी लगेगी. So this is what the doctor was thinking. How did Abdul Kalam earn his first wages? अब्दुल कलाम को अपनी पहली सैलरी कैसे मिली? During the Second World War, the stoppage of trains at Rameshwaram was suspended. Second World War में रामेश्वरम में ट्रेन्स का स्टॉप को ख़त्म कर दिया गया. So newspaper bundles were thrown out from moving trains. So moving trains से जो bundles होते थे न्यूज़पेपर के वो फेंक दिए जाते थे. कलम्स कजान शमसुद्दीन डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स. तो उसका जो कज़न था शमसुद्दीन वो न्यूज़पेपर मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता था. He needed a helping hand who could catch the bundles at the station. तो उसको जो चाहिए था एक helping hand जो उन स्टेशन पे उन bundles को catch कर सके. अब्दुल offered his help and thus earned his first wage. अब्दुल ने बोला मैं कर दूंगा और इस तरीके से उनको उनकी पहली सैलरी मिली. Okay, now this was from Beehive. अब जो हमारा supplementary reader है उसमें से 3 questions है, short questions है जिसमें से 2 करने हैं. How did the child react when he saw a flower seller? तो जब चाइल्ड ने फ्लावर सेलर को देखा तो उसने कैसे रिएक्ट किया? The child saw a flower seller selling garlands of गुलमोहर. उसने देखा कि एक जो फ्लावर सेलर है वो गुलमोहर की मालाएं बेच रहा है. The child was attracted towards them. उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ. He went near the flower basket. वो फ्लावर बास्केट के पास गया. He wanted to have one garland. उसको एक माला चाहिए थी. But he knew that his parents will refuse his request. लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे. So he moved on. इसलिए वो वहाँ से आगे चला गया. Toto was a pretty monkey. In what sense is Toto pretty? Toto को बोला गया है कि वो एक pretty monkey था. वो किस सेंस में pretty था?
Toto had bright eyes which sparkled with mischief beneath deep set eyebrows. टोटल की बहुत ब्राइट आइज थी जो कि उसकी मतलब मिस्चीफ की वजह से खुरापाती दिमाग की वजह से हमेशा चमकती रहती थी. His teeth were a pearly white and were often displayed in smile. उसके टीथ pearly white थे और जब वो स्माइल करता था तो दिखते थे. His fingers were quick and had a long tail. उसकी फिंगर्स बहुत क्विक थे और उसकी एक लंबी सी पूंछ थी which served as his third hand, जो उसका थर्ड हैंड का काम करती थी. All these features lead the author to say that Toto was a pretty monkey. और यही सारे फीचर्स थे जिसकी वजह से ऑथर ने क्या बोला कि टोटो कैसा था, वो एक प्रिटी मंकी था. How did Sue react when she learnt about Johnson's belief regarding the falling leaves of the ivy creeper? जब सू को पता चला कि जॉन्सी क्या सोच रही है आइवी क्रीपर की लीव्स के बारे में कि जैसे ही लास्ट लीव जाएगी तो वो भी मर जाएगी, तो सू ने क्या रिएक्ट किया? Johnsy believed that she would die as soon as the last leaf from the ivy creeper falls. ठीक है, फेल मतलब जैसे ही आइवी क्रीपर का आखिरी जब है ना चला जाएगा तो जॉन्सी मर जाएगी. दिस इज व्हाट शी वाज थिंकिंग. However, Sue said that it was natural for the leaves to fall as it was autumn. Sue ने बोला तुम जो सोच रही हो वो गलत है क्योंकि इस वक्त ऑटम सीजन है तो लीव्स तो मतलब ट्रीज अपनी लीव्स तो शेड करेंगे ही. She called Johnson's belief as nonsense. उसने क्या बोला, ये तो बकवास है. According to her, the old ivy leaves had nothing to do with her being sick. उसने बोला कि तुम्हारे बीमार होने में और इन लीव्स के गिरने में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं. She also told her that the doctor was confident that she would get better. उसने ये भी कहा कि डॉक्टर बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी. This was her reaction. अब हम आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में. सो यू हैव गॉट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम योर मेन बुक, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम योर सप्लीमेंट्री, दोनों में से एक एक करने. ठीक है. एक्सप्लेन हाउ आर सेटिस्फैक्शन स्पॉइल्ड बाय आवर ग्रीड. तो ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ पूरा. नेक्स्ट इज describe how the poet shows the power of the wind in the poem. What moral does the poet draw? तो यहाँ पे है कि जो डिस्क्राइब करना है हमको कि ये जो पावर है विंड का, ये पोम में किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, पोएट हमें क्या समझाना चाह रहा है. The poet describes the raw force of the wind in this poem. पोम जो है ये विंड के रॉ फोर्स को एक्सप्लेन करता है. When the wind blows, it breaks the shutters of the windows. जब विंड बहुत जोर से चलती है तो वो पूरे शटर को ब्रेक कर देती है, मतलब खिड़कियां सारी जो है ओपन हो जाती हैं. It throws down the books of the shelf. वो शेल्फ पे जितनी रखी बुक्स हैं उनको उड़ा के नीचे गिरा देती हैं. It tears the pages of the books. वो पेजेस फाड़ देती हैं. In doing so, the wind makes fun of the weak things. और इस तरीके से विंड क्योंकि वो पावरफुल है वो कमज़ोर चीज़ों का मजाक बनाती है. It makes fun of weak and crumbling houses, doors and hearts. वो जो है एकदम जो बहुत ही ज़्यादा वीक घर हैं उनका मजाक उड़ाती है, दरवाज़ों का और ऐसे जिनको डर लगता है उन सब का मजाक उड़ाती है. It not only makes fun of these things but it also crushes them. वो सिर्फ इनका मजाक नहीं उड़ाती, वो इनको तोड़ के गिरा के इन्हें क्रश कर देती है. The poet draws out a fine moral from the force of wind. अब poet जो है उसमें से एक बहुत ही अच्छा moral उन्होंने निकाला है. He says that the wind will not harm strong homes, doors or bodies. उसने बोला wind जो है जो strong घर हैं या strong लोग हैं या strong door है उनका कुछ नहीं कर सकती. It means that if we are strong, then even the strongest enemy will not be able to harm us in any way. तो वो ये बताना चाहते हैं कि अगर हम strong हैं तो अगर हमारा enemy कितना भी strong है वो हमें गिरा नहीं पाएगा, वो हमको किसी भी तरीके से harm नहीं कर पाएगा. ओके, अब आपका जो नेक्स्ट है जो सप्लीमेंट्री रीडर से जो 2 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं. What did the narrator notice one Sunday afternoon? What was his mother's reaction? What did she do? सो नरेटर ने एक दिन संडे आफ्टरनून को क्या देखा, उनकी मदर का क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या किया. वन संडे आफ्टरनून द नरेटर वॉज डूइंग हिज होमवर्क. नरेटर अपना होमवर्क कर रहे थे. इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे. बहुत ठंडा सा विंडी फॉल डे था. His mother kept stroking the fire to keep the house warm. उनकी जो मदर थी वो फायर को स्ट्रोक कर रही थी कंटिन्यूसली ताकि घर थोड़ा सा वार्म रहे. Suddenly he noticed smoke pouring in through the ceiling. उन्होंने देखा कि जो सीलिंग है उधर से स्मोक निकल रहा है. The smoke filled the room quickly and they could not see anything. पूरे रूम में स्मोक भर गया, वो कुछ देख नहीं पा रहे थे. They groped their way to the front door. वो लोग बाहर निकले. They all ran into the front yard. वो लोग फ्रंट यार्ड की तरफ भागे. The fire engulfed the whole roof. पूरे घर में आग लग गई थी.
He ran to the neighbor's house to call the fire department while his mother ran back into the house. वो जो है उसने बगल वाले घर में गया कि कोई जो है फायर डिपार्टमेंट को कॉल करके फायर जो है ट्रक को बुला ले, और उनकी मदर वापस घर के अंदर भागी. हिज मदर टुक आउट अ स्मॉल बॉक्स फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. उनकी मदर ने एक छोटा सा बॉक्स निकाला जिसमें पूरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे. शी ड्रॉप द बॉक्स ऑन द लॉन. उन्होंने बॉक्स को लॉन में फेंका. शी अगेन रैन बैक इनटू द हाउस टू गेट हिज फादर्स पिक्चर्स एंड लेटर्स. फिर वो वापस अंदर गई और उसके फादर के पिक्चर्स और लेटर्स लेके आई. द नरेटर स्क्रीम्ड एट हर एंड वांटेड टू रन आफ्टर हर बट अ फायरमैन हेल्ड हर बैक. नरेटर उनके ऊपर चिल्ला रहे थे, वो उनके साथ अंदर जाना चाहते थे, लेकिन एक फायरमैन ने उनको रोक रखा था. अनदर फायरमैन रैन इनटू द हाउस एंड ब्रॉट हिज मदर आउट. एक और फायरमैन अंदर गया और अब उनकी मदर को बाहर लेके आया. शी हैड इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक. उनके अंदर थोड़ा सा धुआं चला गया था. सो द फायरमैन पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर. तो उन्होंने उसको एक ऑक्सीजन मास्क लगा दिया. द ऑथर रैन ओवर एंड हग्ड हर. जो ऑथर था वो दौड़ के गया, उन्होंने उसे हग कर लिया. सो लास्ट क्वेश्चन. During their conversation, Lushkov reveals that Sergei's cook, Olga, is responsible for the positive change in him. How has Olga saved Lushkov? Olga ने Lushkov को कैसे सेव किया? Olga saved Lushkov and brought about a positive change in him. Olga ने ही Lushkov को जो है सेव किया और उसके अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेके आया. When he used to come to his house to chop wood, Olga used to call him miserable. जब वो उनके घर आता था और वो जब वुड चॉप करने आता था तो Olga उसको miserable कहता था. She would she would look into his face and she would become sad and weep. वो उनके चेहरे को देखती थी और वो सैड हो जाती थी और रोने लग जाती थी. She would call him unfortunate. वो उनको बेचारा बोलती थी कि अरे तुम्हारी बेचारी किस्मत. She shed many tears for his sake. उन्होंने वो बहुत रोई उसके लिए. After this, she used to chop wood and do the other jobs which were never given to him. तो उसके बाद क्या होता था, वो वुड चॉप करता था और बाकी भी इधर उधर के काम करता था जो उसको कभी दिए नहीं गए थे. Owing to her caustic words and noble deeds, a change came in his heart. तो जब वो उनको देखता था किस तरीके से वो उनकी मदद करती हैं और तो उनके दिल में एक बदलाव आया. He stopped drinking and started working. उन्होंने दारू पीना मतलब ड्रिंक करना छोड़ दिया एंड काम करने लग गए. And yeah, we are done with sample paper 6. I hope you understood this. So if you will see overall, we have covered a lot of practice questions. आपकी बुक का आप ये मान के चलो सप्लीमेंट्री रीडर और मेन रीडर का हर एक क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं. वी आर ऑलरेडी डन विद 6 सैम्पल पेपर्स, 4 मोर टू गो. आपको ये सैम्पल पेपर्स से हेल्प मिल रही है, नहीं मिल रही है, प्लीज़ लेट मी नो. ऑल्सो ये सारे आंसर्स आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे एंड यू नो दैट बिकॉज चांदी मैम हैज़ टॉट यू रियली वेल. सो इफ़ यू वांट, मेक श्योर दैट you go and get the notes. And now that is it. Take care of yourself. I'm going to see you soon with sample paper 7 very soon. Take care of yourself. Stay hydrated. Stay calm and positive. Bye.